ओके तो आज हम लोग अकाउंट करेंट का जो लास्ट टॉपिक था दैट इज रेट इंक इंटरेस्ट, वो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेटिंग इंटरेस्ट क्या होता है वो हम पहले बता देते हैं। देखो, रेटिंग इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब अकाउंट क्लोज हो रहा है, ठीक है, अकाउंट सपोज क्लोज हो रहा है, जैसे रेटिंग इंटरेस्ट किसे बोलेंगे। देखो, अकाउंट जो है वो सपोज क्लोज हो रहा है 30 अप्रैल 2016 को, ठीक है, दिस इज क्लोजिंग डेट। ठीक है, लेकिन जो ड्यू डेट आ रहा है, ठीक है, जो ड्यू डेट आ रहा है हम लोगों का, चाहे वो पे करने का हो या रिसीव करने का, वो आ रहा है आफ्टर दिस डेट। यानी मान लो मई, ठीक है, मई आ रहा है, मतलब मई मंथ का कोई भी डेट, जून आ रहा है या फिर जुलाई आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट जो क्लोज हो रहा है, ये क्लोजिंग डेट के बाद अगर कोई ड्यू डेट आ रहा है तो उस पर इंटरेस्ट ना तो देना है ना तो इंटरेस्ट लेना है ऑन दैट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो हम लोगों को वो इंटरेस्ट किस तरह से लिखना है, वो इंटरेस्ट को हम लोगों को उसी अकाउंट में हम लोग को लिखना है, लेकिन उसका एक अलग मेथड है। ठीक है, उसका एक अलग मेथड है किस तरह से हम लोग को लिखना है। एक्चुअली इसे हम लोग रेटिंग इंटरेस्ट बोलते हैं कि अगर हम लोग का जो ड्यू डेट है वो क्लोजिंग अकाउंट के डेट के बाद आता है तो हम लोग ना तो कोई इंटरेस्ट देंगे ना तो कोई इंटरेस्ट ले सकते। ठीक है, तो ये जो भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट, मतलब ये क्लोजिंग डेट से लेके ड्यू डेट जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बनेगा उसे रेटिंग इंटरेस्ट बोला जाता है और उसे अकाउंट करेंट के एप्रोप्रिएट साइड में लिखा जाता है। वो कहाँ लिखा जाएगा वो हम सम्स के साथ समझा देंगे कि कहाँ लिखा जाएगा, लेकिन रेटिंग इंटरेस्ट का मतलब यही होता है जब हम लोग के क्लोजिंग डेट के बाद ड्यू डेट आ जाता है तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम लोग को मिलेगा, चाहे वो पेबल हो चाहे वो रिसीवेबल हो, उसे हम लोग बोलेंगे रेटिंग इंटरेस्ट। क्योंकि मतलब अर्लियर टाइम में क्या होता था, इससे रेड इंक, मतलब जो रेड कलर का पेन होता है ना, मतलब पेन रेड कलर का नहीं, इंक जो रेड कलर का होता है उससे लिख के नोटिफाई करना पड़ता था, इसीलिए इसका नाम है रेड इंक इंटरेस्ट। ठीक है, जबकि अभी तो इसे इस तरह से लिखा नहीं जाता क्योंकि इसे अभी हम लोग नॉर्मल इंक से ही लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी इंक में तो होता नहीं, आजकल सारा चीज सॉफ्टवेयर में होता है, तो इसीलिए बहुत पहले जब अर्लियर डेज में जब अकाउंटेंट मतलब बाई हैंड सारा चीज मेंटेन करते थे तो वहां पर रेड इंक इंटरेस्ट जब भी होता था, मतलब क्लोजिंग डेट के बाद जब भी ड्यू डेट आता था तो वो उस इंटरेस्ट के अमाउंट को अकाउंट करेंट के एप्रोप्रिएट साइड में लिखा जाता था, लेकिन रेड कलर के इंक से लिखा जाता था, तभी उसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते थे रेड इंक इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग सम्स करते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे कि वो एप्रोप्रिएट साइड क्या है। ठीक है, तो ये देखो मैंने जो यहाँ पर एक सम्स का एग्जाम्पल लिया है वो क्या है देखते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2016। अब फर्स्ट देखो अप्रैल 1 में क्या है, अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, मतलब एक्स को वाई को पेमेंट करना है 10,000। 7 अप्रैल को है रिसिव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स के टाइम पे होता है, मैंने शायद बोला भी है कुछ अलग चैप्टर्स में कि बिल्स क्या होता है। जब हम लोग एक लॉन्ग टाइम क्रेडिट के लिए कुछ भी परचेज करते हैं तो फॉर प्रूफ पर्पस हम लोग उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये बिल ड्रॉ ज़्यादा ऑथेंटिक होता है क्योंकि अगर कोई अपने मतलब जवान से मुकर जाए, मतलब अगर कोई बोले कि ठीक है हम 3 महीना बाद दे देंगे पैसा लेकिन नहीं देता है तो हम लोग उसे कैसे सू कर सकते। ठीक है, मतलब लीगल मैटर कैसे हम लोग अराइज कर पाए ताकि हम लोग अपना पैसा उससे ले पाए। तो लीगल मैटर अराइज करने के लिए तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होना चाहिए। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एक लीगल मेथड होता है, ठीक है, क्रेडिट सेल करने का, वही होता है रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो एक्स ने एक्सेप्टेंस लिया है 2 महीने का, यानी 7 अप्रैल का जो मतलब एक्सेप्टेंस लिया गया है वो 2 महीने बाद 5,000 उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 2 महीने बाद 5,000 पे करना है, और शायद खरीदा गया है, मतलब बिल्स ड्रॉ किया गया है 7 अप्रैल को 2 महीने के लिए, मतलब 2 महीने बाद तुम्हें पे करना है। 10 अप्रैल में बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुआ है एक्सेप्टेड बाय वाई, इसका मतलब एक्सेप्ट कौन कर रहा है, वाई, यानी एक्सेप्ट हमेशा बिल्स पेबल किया जाता है, बिल्स रिसीवेबल को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, बिल्स जो ड्रॉ करेगा उसके पास रहता है बिल्स रिसीवेबल, और उस बिल्स रिसीवेबल को जो हाँ मतलब हाँ मैंने ये पे करना है 2 महीने बाद, ये बात जो बोलता है उसे बोलते हैं एक्सेप्ट करना, मतलब अपना लाइबिलिटी को मानना, दैट इज एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है
कि वाई ने एक्सेप्ट किया है कि 7/2/2016 को वो पे करेगा पैसा। कितना करेगा यहाँ देख लेते हैं। ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, ठीक है, तो ड्यू डेट पे पे करना है कितना पैसा, वो जो एक्सेप्टेंस लिया था 5,000 का, ठीक है, इसके पहले था 5,000 रुपये उसका। 10 तारीख को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ठीक है, इनवॉइस डेट दिया हुआ है 10/5/2016, 15,000 का। एक्स ने वाई को सामान बेचा। एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, वाई से चेक लिया है 15/5/2016 का। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, वाई ने गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है, एक्स को। इनवॉइस डेटेड 15/5/2016, 6,000 अमाउंट है। 20 अप्रैल को क्या हुआ, एक्स ने रिटर्न कर दिया गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15/4/2016, 1,000 रुपये का। एक्स ने जो वाई से गुड्स खरीदा था उसे रिटर्न कर दिया है 20 अप्रैल को। जो खरीदा गया था 15/4/2016, मतलब जस्ट ये वाला, ठीक है। और 20 तारीख को क्या हुआ, बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने एक्सेप्ट किया है, इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट, मतलब वाई को जो पैसा 5,000 पे करना था, ठीक है, 2 महीने बाद, वो वाई का जो बिल है वो डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है तुमने जो बोला है कि हाँ हम 2 महीने बाद दे देंगे, अगर तुम दे नहीं पाते हो तो उसे बोलते हैं डिसऑनर हो जाना। जैसे चेक बाउंस होता है उसी तरह से बिल्स का पैसा नहीं देने से इसे बोलते हैं डिसऑनर, मतलब तुमने ऑनर्ड नहीं किया, मतलब जो कहा वो बात नहीं रखा, दैट इज डिसऑनर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन, प्रिपेयर अकाउंट करेंट यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड तो पता है तुम लोग को, डेज इनटू अमाउंट करना है, टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई। इसका मतलब तुम लोग को किसका अकाउंटेंट बनना है, तुम लोग को एक्स का अकाउंटेंट बनना है। एक्स अकाउंट करेंट भेज रहा है वाई को, लेकिन ये क्लोज कब होने वाला है, 30 अप्रैल 2016। टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना लेना है, 10% पर एनम। एज्यूम 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, ठीक है। तो हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन के साथ करते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सेम होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग का सेम होगा। तो हम लोग को लिखना क्या पड़ेगा, अगर x जो है वो y को भेज रहा है अपना जो अकाउंट करेंट है, तो फिर x लिखेगा y इन अकाउंट करेंट विथ x, y इन अकाउंट करेंट विथ x, ठीक है। और इसका डेट लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे तरह से समझ में आ जाए कौन कौन सा इंटरेस्ट रेडिंग होने वाला है। इंटरेस्ट का जो रेट है वो है, इंटरेस्ट जो है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, अप टू कहाँ तक करना है, 30 अप्रैल 2016 तक, ठीक है। तो एक्स का अकाउंट है 30 अप्रैल तक हम लोग को ये प्रिपेयर करते जाना है। अच्छा, पहला देखो 1 अप्रैल को क्या है, क्वेश्चन में देखो तुम लोग 1 अप्रैल दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन 1 अप्रैल में क्या हुआ है, अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, मतलब एक्स को वाई को पे करना है 10,000। तो ये अकाउंट किसका है, वाई का। बना कौन रहा है, एक्स, तो एक्स के लिए क्या है, लाइबिलिटी। वाई को अगर 10,000 पे करना है तो फिर एक्स क्या लिखेगा, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड है। डेट जो है ट्रांजैक्शन का वो है 1 अप्रैल, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। ओपनिंग है लेकिन लाइबिलिटी वाला बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। अमाउंट हो जाएगा हम लोगों का 10,000, अमाउंट हो गया हम लोग का 10,000। अच्छा, मेरा क्या हुआ है, मैंने ड्यू डेट का कॉलम बाद में किया है, अमाउंट पहले कर लिया, ठीक है। तो वो मैंने काटा नहीं, वो लिख लिया मैंने पहले, बाय मिस्टेक हो गया है, तो इससे ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन तुम लोग सोचोगे कि मैम ने तो पहले ड्यू डेट लिखा हुआ था, अब अचानक से ऐसा क्यों लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग को कॉलम सही से ही लिखना है, बाकी तुम लोग जैसे इच्छा उसे पुट कर सकते हो, ठीक है। अब 10,000 जो है, अब डेज कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग वाला रूल्स तो तुम लोग को पता ही है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल कितना दिन होता है, 30 से 1 माइनस करेंगे तो 29 होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, ओपनिंग में एक दिन जोड़ देना है, तो ड्यू डेट जो है उसके हिसाब से डेज कितना हो जाएगा 30, तो ड्यू डेट तो वही होगा, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो 10,000 इंटू 30 तो हो गया 30,000, ठीक है। 10,000 इंटू 30 हो गया 30,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है 7 अप्रैल को रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 months 5,000। एक्स ने वाई ने क्या किया, एक्सेप्टेंस रिसीव किया है 2 महीने का 5,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा, और ये बिल्स रिसीवेबल जो है
एक्सेप्टेड बाय वाई, ये एक्सेप्ट हुआ है ऑनर ऑन दिस ड्यू डेट। अच्छा, तो ऑनर होने वाला है। पहले देखते हैं 7 अप्रैल को क्या बोला है। रिसिप्ट किया गया है एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ्स 5000। तो वाई ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है, तो बिल्स पेबल वाई के लिए लाइबिलिटी होगा, तो वाई अकाउंट डेबिट टू लिखना पड़ेगा हम लोगों को बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है। तो 7 अप्रैल को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये 2016 ही होगा। तो ये हो जाएगा टू बिल्स पेबल, अमाउंट में हम लोग को लिखना पड़ेगा 5000, ठीक है। और ड्यू डेट देखो, बिल्स का ड्यू डेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, 2 मंथ्स आफ्टर 2 मंथ, तो 7 अप्रैल से लेके 7 मई 1 मंथ, 7 मई से लेके 7 जून 2 मंथ्स, और उसमें 3 डेज हम लोग को ग्रेस ऐड करना है। तो 7 जून के साथ अगर हम लोग 3 दिन ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 10 मई का महीना आया था हम लोगों ने जब काउंट किया। देखो इजी है ना, मैंने सिखाया था पहले भी। अप्रैल से मई 1 मंथ, मई से जून 2 मंथ्स, ठीक है। तो मई से जून 2 मंथ्स, तो अच्छा सॉरी ये जून हो जाएगा, मई से जून 2 मंथ्स। तो जून का कौन सा डेट आ रहा है, 7 तारीख आएगा। जब मंथ का बात होता है तो जस्ट डेट टू डेट कैलकुलेट करना है। 7 अप्रैल टू 7 मई 1 मंथ, 7 मई टू 7 जून 2 मंथ्स। लेकिन बिल्स में 3 डेज ग्रेस होता है, तो उसमें 3 दिन ऐड करके 10 जून, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट के बाद का ड्यू डेट आ गया। समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लोग को कुछ लिखना नहीं है यहाँ पर, ना तो डेज लिखना है ना तो प्रोडक्ट लिखना है। यहीं से रेडिंग का कंसेप्ट शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10 अप्रैल को क्या हुआ है देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल जो था एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7 टू 2016, ठीक है, is honored on this due date, is honored on this due date बोला है। देखो लिखा हुआ है is honored on this due date। तो इसे हम लोगों को क्या करना है देखते हैं। ये बोला गया है कि देखो इसमें बोला क्या है कि जो बिल्स रिसीवेबल है एक्सेप्टेड बाय वाई हुआ है, ये 7/4 होगा, ठीक है। 7/2 नहीं 7/4 होगा। तो ये जो है ये ऑनर्ड हो जाएगा ऑन दिस ड्यू डेट, मतलब वाई बोल रहा है कि हम वो पैसा दे देंगे, ठीक है। तो अगर ये ऑनर्ड का बात है तो फिर ड्यू डेट में होगा। तो अभी इसका तो कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, ये जस्ट बोला गया है कि बिल्स रिसीवेबल जो वाई ने एक्सेप्ट किया है वो ऑनर्ड हो जाएगा ड्यू डेट पे। अच्छा, उसके बाद है 10 अप्रैल को देखो, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को। इनवॉइस डेटेड 10/5/2016, ठीक है। तो सेल करने से क्या होगा, y2 सेल्स, तो x क्या लिखेगा 2 सेल्स, लेकिन डेट है 10 अप्रैल। तो हम लोग 10 अप्रैल में लिखते हैं 2 सेल्स। देखो तो 10 अप्रैल में लिखेंगे 2 सेल्स, ठीक है। और डेट जो है, अमाउंट जो है वो है 15,000 और इनवॉइस डेट है 15/5/2016। तो ये भी क्या हो गया, ये भी अप्रैल के बाद है, तो यहाँ डेज और प्रोडक्ट में हम लोगों को कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है देखते हैं, वो है एक्स 12 तारीख का है। एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई 7,500। तो चेक रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बाई बैंक। तो बाई बैंक लिखेंगे। 12 अप्रैल का डेट था ट्रांजैक्शन का, 12 अप्रैल, यहाँ लिखते हैं बाई बैंक, और अमाउंट था 7,500, ठीक है। और कब का है, ये है 15 मई का, 15/5 ड्यू डेट, ठीक है। तो इसमें भी डेज और प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि 15/5 वो भी तो अप्रैल के बाद ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15 तारीख को, देखो क्या है, 15 तारीख को है वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स। वाई ने सेल किया एक्स को, तो एक्स परचेज किया, तो एक्स क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो बाई परचेज लिखेगा 15/5 को 6,000 का, ठीक है। तो 15/5 इसमें भी ड्यू डेट,
बाई परचेज 15 अप्रैल का है ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6000। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी डेज और प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हो गया है 15 मई, तो ये भी आफ्टर अप्रैल है, तो फिर इसमें भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15/4/2016। 1000 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न हो गया है, तो एक्स ने रिटर्न किया है, तो एक्स क्या एंट्री करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वाई। तो सॉरी, सेल्स रिटर्न नहीं है, एक्स ने रिटर्न किया है जो वाई ने सोल्ड किया था उससे, ठीक है। तो एक्स ने जो परचेज किया था वो रिटर्न करने वाला है, तो परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, वाई अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज क्रेडिट होता है, जब हम लोग खरीदते हैं तो क्रेडिट होता है ना, सॉरी डेबिट होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट। तो जब हम लोग इसे रिटर्न करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, हम लोग वो रिटर्न करें तो वो पैसा वापस होगा या फिर एडजस्ट होगा, जो भी वो तो बाद का बात है। लेकिन परचेज रिटर्न जो है ये हम लोग का क्या होगा, क्रेडिट, बिकॉज परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो रिटर्न करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और एक मिनट अमाउंट देख लेते हैं, एक्स रिटर्न 1000 रुपये का 15/4, 1000 रुपये का 15 15/4 को जो सेल किया गया था वो वाला रिटर्न हुआ है, तो उसका इनवॉइस डेट हम लोगों को देखना चाहिए। उसका इनवॉइस डेट है हम लोग का 15 मई, मतलब कंसेप्ट समझो, देखो 15 मई को जो गुड्स था, एक बात देखो, अभी तक तो एक्स ने ही सारा चीज सेल किया है, वाई ने पहला सेल किया है 15 अप्रैल को, वाई ने पहला सेल कब किया है, 15 अप्रैल को, ठीक है। और 20 तारीख को एक्स ने रिटर्न कर दिया उसे वो वाला गुड्स जो 15 अप्रैल को बिका था, और उसका इनवॉइस डेट कब था, 15/5, तो इसका भी क्या होगा, 15/5 ही होगा। अच्छा, इसमें भी फिर हम लोग डेज या फिर प्रोडक्ट कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट 5000। जो 5000 वाला बिल्स था जो ऑनर्ड होने वाला था, लेकिन वो ड्यू डेट पे क्या हो गया है, डिसऑनर, मतलब वाई पैसा नहीं दे पाया। तो बिल्स एक्सेप्टेड जो था वो अगर डिसऑनर हो चुका है तो एंट्री क्या होना चाहिए, तो एंट्री ये होना चाहिए। देखो बिल्स का कंसेप्ट हम थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि डिसऑनर पे क्या होता है। देखो यहाँ एक्स लिख दिया मैंने, यहाँ वाई लिख दिया, ठीक है। तो एक्स ने कुछ सेल किया होगा, वाई टू सेल्स क्रेडिट में, ठीक है। तो वाई ने लिखा होगा परचेज टू एक्स, ठीक है। अब वाई से रिक्वेस्ट किया है एक्स से, प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ा उधारी दे दो, तो एक्स बोला ठीक है, एक काम करते हैं, तो फिर बिल्स ड्रॉ कर देते हैं 3 महीने के लिए, प्रूफ भी रहेगा और रिलेशन भी इससे अच्छा रहता है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल टू वाई, बिल्स रिसीवेबल, मुझे बिल्स से पैसा मिलेगा, किससे, वाई से। वाई बोलेगा ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल्स, तो ये हो गया वाई अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। एक्स को मुझे पैसा देना है और मैंने उसके बदले क्या एक्सेप्ट किया है, बिल्स पेबल। अब जब पैसा देना था, अगर वाई पैसा दे देता तो फिर एक्स क्या एंट्री करता, कैश टू बी आर कैंसिल कर देता, ठीक है। लेकिन और वाई क्या लिखता, वाई लिख देता मेरा बीपी खत्म, टू कैश, थ्रू कैश के कैश चला गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, वाई ये नहीं कर पाया, तो फिर एक्स को भी पैसा नहीं मिला होगा। वाई एक्स को बोल रहा है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो फिर वाई बोला, अरे ये, एक्स बोलेगा ये क्या गड़बड़ हो गया। तो फिर हम क्या करें, पहले हम क्या करते हैं, डिसऑनर है तो पहले बिल को कैंसिल करते हैं, तो रिवर्स एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब डिसऑनर होता है तो रिवर्स एंट्री डाल देते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये डिसऑनर हो गया। मतलब देखो यहाँ पर क्या था, कैश टू बी आर, अगर पैसा मिलता तो पैसा मिल जाता, बिल्स कैंसिल, यहाँ बिल्स कैंसिल हो रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, उसके बदले फिर से हम लोग वाई को क्या बना दिए, डेटर, डेबिट मतलब ही वाई को फिर से क्या बना दिए, डेटर। अब ये क्यों किए, क्योंकि बिल्स का जो एंट्री का प्रोसेस है ना, उसमें जो डेटर है वो कैंसिल हो जाता है। देखो वाई अकाउंट डेबिट मतलब वाई इज माई डेटर, क्योंकि वाई को मैंने सेल किया, ठीक है। फिर वाई के रिक्वेस्ट की वजह से मैंने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया, किसके ऊपर, वाई के ऊपर। तो देखो वाई डेबिट वाई क्रेडिट कैंसिल हो गया, बचा था ये बी आर टू सेल्स।
मतलब हम लोगों को बिल्स मिलेगा, बिल से पैसा मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने सेल किया। अब जैसे ही अब जैसे वाई बोलेगा कि हम पैसा नहीं दे सकते, तो मेरे खाते में तो वाई का नाम कहीं भी नहीं है, इसलिए मैंने फिर से वाई अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और बिल्स को मैंने कर दिया कैंसिल। तो क्या बचा, देखो वाई अकाउंट डेबिट बचा, ये बी आर कैंसिल हो गया, बचा क्या, वाई अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, मतलब जो हम लोग का नॉर्मल एंट्री था यही वाला बन गया, वाई टू सेल्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब भी बिल्स डिसऑनर हो जाएगा तो हम लोग इसी तरह से एंट्री पास करते हैं। तो अब हम लोग को लिखना पड़ेगा वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, डेट है 20 अप्रैल है, टू बिल्स रिसीवेबल मैंने शॉर्ट में लिख दिया बी आर। अमाउंट था हम लोग का 5000। ठीक है, और ये जो है ये 20 अप्रैल वाला जो है ये कब बताया गया, 20 अप्रैल। ठीक है, तो फिर 20 अप्रैल, तो इसमें ड्यू डेट भी कौन सा लगेगा, इसमें ड्यू डेट लगेगा हम लोग का 20 अप्रैल ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो डिसऑनर हुआ है, ऑन दैट डेट डिसऑनर हुआ है, तो फिर 30 अप्रैल, 20 अप्रैल से 30 अप्रैल कितना दिन होता है, 10 दिन होता है। अब प्रोडक्ट काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में जो भी ड्यू डेट था ना वो मई आ रहा था, जो जबकि इसमें नहीं आया। अब इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि ये डिसऑनर वाला एंट्री था, डिसऑनर वाला ट्रांजैक्शन 20 अप्रैल को आया। अब इसका ड्यू डेट क्या लगेगा, ड्यू डेट 20 अप्रैल ही लगेगा, जैसे ओपनिंग में होता है, जो डेट है वही ड्यू डेट हो जाएगा। बाकी सब में तो ड्यू डेट बता के रखा है, तो हम लोगों को वही यूज करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बता था तो हम लोग वही वाला अब डेट लिख के काउंट कर सकते थे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जो भी रेडिंग इंटरेस्ट होगा उसे अप्रोप्रिएटली लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये जो क्रेडिट साइड वाला है उसे डेबिट साइड लिखना है, और जो डेबिट साइड वाला है उसे क्रेडिट साइड लिखना है, क्रॉस लिखना है। क्यों, क्योंकि देखो इधर जो बैलेंस है ये जब नेक्स्ट ईयर हो जाता है, मतलब ये तो ईयर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मंथ के हिसाब से, मतलब क्लोजिंग डेट के हिसाब से चेंज हो जा रहा है। जैसे देखो बाई बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी होता है, वैसे ही टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी होता है। मतलब यहाँ पर अगर टू बैलेंस सीडी, यहाँ अगर बैलेंस आ रहा है नेक्स्ट ईयर में बाई बैलेंस होता है, यहाँ अगर क्लोजिंग आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग में होगा। सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो पहला देखो ये बैंक वाला आ गया, 12/4 वाला जो है ये आ गया हम लोग का 7500। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग को 30 अप्रैल को खाता क्लोज करना है, तो हम लोग 30 अप्रैल यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो है ये देखो ये यहाँ पर दो है, ऐसा दो डेटा है जो रेडिंग इंटरेस्ट में आ रहा है, तो बाई बैंक लिखा हुआ है, इसे हम लोग लिखेंगे टू रेड इंक प्रोडक्ट। लिखना ही है हम लोग को रेड इंक बोल के, टू रेड इंक प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका जो डेट है वो है 15/5, डेट हम लोग वही लगाएंगे जो है, और 15/5 है। और डेज हम लोग का कितना दिन हो जाएगा वो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और अमाउंट तो हम लोग का पहले से ही लिखा हुआ है, हम लोग इंटू करेंगे 7500 इंटू जो डेज दिया हुआ है। तो डेज हम लोग का कितना होगा वो हम लोग चेक करते हैं। अब देखो चेक क्या करना है, हम लोग को अप्रैल से लेके क्या करना है 15 मई तक का डेट कैलकुलेट करना है। तो अप्रैल 30 डेज का होता है। ठीक है, तो अप्रैल 30 खत्म है तो 15 दिन ही होगा, मई का 15 दिन, तो हम लोग यहाँ 15 दिन लिख दिए। अब इंटू करेंगे 7500 जो अमाउंट इंटू प्रोडक्ट होता है, तो 15 इंटू 7500, तो ये हो गया 1,12,500। तो इन प्रोडक्ट कॉलम में लिखेंगे 1,12,500। और एक है सेम डेट में हम लोग को लिखना है, इधर और एक था। ठीक है, इधर और एक तो जो है बाई परचेज वाला है, तो इसे भी लिखेंगे हम लोग सेम टू रेड इंक प्रोडक्ट बोल के, टू रेड इंक प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का अमाउंट है 6000 और ड्यू डेट है 15/5, तो इसमें भी डेट 15 दिन ही लगेगा। और 15 इंटू 6000, तो ये देखो तो ये हो गया 90,000। 15 इंटू 6000, तो ये हो गया 90,000। तो हम लोग का जो भी बाई साइड में था वो हम लोगों ने लिख लिया। अब टू साइड का जो है वो लिखेंगे। देखो टू साइड में 1 2 3 डेटा है, तो टू साइड में हम लोग लिखते हैं 30 अप्रैल को, यहाँ से लिखते हैं 30 अप्रैल को लिखेंगे बाई रेड इंक प्रोडक्ट।
ठीक है। ये कॉन्ट्रा एंट्री के लिए होता है, ठीक है। एज पर कॉन्ट्रा चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो। इसका जो ड्यू डेट है वो है 10 जून, ठीक है। पहले वाले ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट दिख रहा होगा तुम लोग को, है 10 जून, तो ये ड्यू डेट लिख दिया मैंने 10 जून। अब अप्रैल से जून काउंट करना है, तो मई कितने दिन का होता है 31 और 10, ये हो गया 41 डेज। और 41 इंटू करना है हम लोग को, अमाउंट था 5000, 41 इंटू 5000 तो 2,05,000, 41 205,000। अच्छा, नेक्स्ट है ये सेल्स वाला, देखो इसके लिए भी सेम लिखेंगे, बाय रेड इंक प्रोडक्ट, और इसका है 15 मई है, तो 15 मई के लिए तो 15 दिन हो रहा है, हम लोग ये इधर वाले कैलकुलेशन में भी देख चुके हैं। तो 15 इंटू 15,000, तो 15 इंटू 15,000, तो ये आ गया 2 लाख। ओके, एक मिनट, मुझे लगता है मैंने सेल्स वाला कुछ गलत लिखा है। 10 अप्रैल को जो सेल हुआ था उसका इनवॉइस डेट था 10/5/2016। अच्छा, ये मैंने गलत लिखा है, ये 10 है, एज पर क्वेश्चन ये 10 है, ठीक है। तो ये मैंने 10 कर दिया। जैसे 10 हो जाएगा तो इसमें डेज चेंज होके हो गया 10 दिन, और 10 दिन और यहाँ पर है 15,000, तो 1,50,000, ठीक है। वो मैंने क्वेश्चन से ही गलत लिखा है, मतलब क्वेश्चन में 10th है, मैंने 15th लिख दिया, बाई चांस शायद मैंने गलत देखा होगा इसीलिए, ठीक है। बाकी इसमें कोई कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, 10th अप्रैल लिखना था, वो मैंने 15th लिखा था, ठीक है। बाय फिर से रेड इंक प्रोडक्ट, ठीक है। परचेज रिटर्न वाला जो है वो लिखेंगे, तो परचेज रिटर्न वाला जो है उसमें देखते हैं कि 15 मई है, उसका डेट है 15 मई, और इसमें हम लोग का वो 15 दिन ही आएगा, तो 15 इंटू है 1000, तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। ये हो जाएगा 15,000। तो ये हो गया हम लोग को किस तरह से अप्रोप्रिएटली पुट करना है। जस्ट कॉन्ट्रा एंट्री करना है, डेबिट वाला को क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट वाले को डेबिट में लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बैलेंस करेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है। तो प्रोडक्ट का टोटल करके प्रोडक्ट का हम लोग को बैलेंस करना है। ओके, तो देखो हम लोग प्रोडक्ट को पहले टोटल करते हैं। ये 3 लाख होगा, ठीक है। अगर मैंने 30,000 लिखा था, ये 3 लाख होगा, तो ऐड करते हैं 3 लाख प्लस 2,05,000। एक्चुअली मैंने 1 जीरो कम दिया था, ठीक है। ये 13 to 10,000 सब ठीक है, यहाँ मैंने 1 जीरो कम दिया था। 1,50,000 प्लस 15,000, तो ये हो गया 6,70,000। ये देखो 6,70,000, तो यहाँ लिखते हैं पहले 6,70,000। अब इधर भी टोटल में होना चाहिए 6,70,000, माइनस करना पड़ेगा। देखो क्या क्या है, 50,000, 1,12,500, माइनस 50,000 माइनस 1,12,500, और है 90,000, तो ये बचा 4,17,500, ठीक है। तो टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट सेम डेट पे हम लोग लिखेंगे, 30 अप्रैल को टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। बैलेंस है 4,17,500, 4,17,500, ये हो गया हम लोग का बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब इधर बैलेंस है तो इंटरेस्ट इधर लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इधर बैलेंस आता है तो हम लोग इधर इंटरेस्ट लिखते हैं, वो मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था। और इधर बैलेंस आया तो इंटरेस्ट किधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखेंगे। तो 30 अप्रैल को हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 4,17,500 एट द रेट ऑफ 10% था, इंटू 1/365, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में 1 ही होता है, ठीक है। तो चेक करते हैं, इंटू 10% डिवाइडेड बाई 365, तो आ गया 114.38। देखो तो ये लिखेंगे क्योंकि 8 के बाद 3 है, तो 114.38, तो ये चला जाएगा अमाउंट कॉलम में। अब हम लोग टोटल करेंगे अमाउंट कॉलम को, उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसे लिखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट कॉलम को टोटल करते हैं, ये इधर से देखते हैं, शायद इधर ही ज़्यादा हो,
5,000, 15,000, 15 और 5 20,000, 20,000 25, 25 और 1,000 26,000। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखते हैं 26,000 और इधर भी कितना होना चाहिए 26,000। अब बैलेंस करते हैं, इधर है 10,000 और 16,000, 16,000 7,000। अच्छा ठीक है, हम कर ही लेते हैं। 26,000 माइनस 10,000 माइनस 7,500 माइनस 6,000 माइनस 114.38, तो आ गया 238, मतलब 2,385.62, 2,385.62। ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2000, थोड़ा सा हेजी हो गया है, 2,385.62। तुम लोग माइनस करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा। ये भी 30 अप्रैल का ही है, इसे लिखना है बाई बैलेंस CD। ये थोड़ा कवर हो गया यहाँ, बाई बैलेंस CD। ठीक है, तो बस रेड इंक में तुम लोगों को क्या करना है, जो डेट क्लोजिंग डेट के बाद जो ड्यू डेट आएगा उसका रेडिंग इंटरेस्ट इस तरह से लिखना है, क्लोजिंग डेट पे इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक, बस इतना सा ही अलग कंसेप्ट था रेडिंग का, और इजी है। जैसे हम लोगों ने बाकी कैलकुलेशन अकाउंट करंट में किया था, सेम उसी प्रोसेस से करना है। प्रोडक्ट मेथड से किया है हम लोगों ने। प्रोडक्ट अगर, अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे बोलना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो तुम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट होता है, क्योंकि जो नॉर्मल मेथड होता है ना उसमें बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो डेज मतलब कैलकुलेट फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, डेज इसमें भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इनटू प्रोडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आ जाता है फिर डायरेक्ट उस पर 365 डेज एक बार लगाते हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग वो मेथड करेंगे तो बार बार मतलब अमाउंट इनटू टाइम इनटू इंटरेस्ट इनटू डेज डिवाइडेड बाई 365, तो वो लेंदी होता है। तो फिर प्रोडक्ट मेथड बहुत ही फास्ट होता है, तो प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए हम लोगों को। बाकी रेटिंग इंटरेस्ट और नॉर्मल अकाउंट करंट में फ़र्क इतना ही है, अगर वो क्लोजिंग डेट जो अकाउंट का है उससे अगर ड्यू डेट मतलब आगे चला जाता है, जैसे यहाँ अप्रैल था या मई आ गया था, जून आ गया था, तो उसका रेटिंग इंटरेस्ट को हम लोग को डेबिट वाले को क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट वाले को डेबिट में लिखना है, यूजिंग द क्लोजिंग डेट। ठीक है, ये देखो 30 अप्रैल। और बाकी प्रोसेस सेम है, उसमें हम लोग को क्या करना है, पहले प्रोडक्ट का जिस साइड ज़्यादा है अमाउंट उस साइड बैलेंस करना है, जिधर बैलेंस आएगा टू बैलेंस आए तो टू बैलेंस, बाई बैलेंस आए तो बाई बैलेंस। उसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट को अप्रोप्रिएट अमाउंट कॉलम में पुट करना है और फिर बाई बैलेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अकाउंट करेंट का जो भी टॉपिक था ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट आज कुछ दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो आज जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे ये हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप जो है नॉर्मली देखो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग सोल ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल ट्रेडर या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि हम लोग अकेले बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि अगर मोर देन 1 पर्सन, ठीक है, एक बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, एज ए पार्टनर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इसे ही बोला जाता है पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप जो है ये इसके ऊपर एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बिजनेस का फॉर्मेशन पार्टनरशिप के तरह करेंगे तो हम लोग को क्या क्या फॉलो करना है। इस एक्ट में बताया गया है कि हम लोग को पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, देखो अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। लेकिन क्या होता है, अकेले से अगर हम लोग
मान लो अकेले हैं हम लोग, अच्छा मतलब बिजनेस तो अच्छा समझ में आ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अकेला इतना सारा काम नहीं कर पा रहे, सारा काम खुद ही देख ले, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और मान लो मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ रहा है और मैनेज हम लोग नहीं कर पा रहे हम लोग का जो बिजनेस है, क्योंकि प्रेजेंट डे में क्या होता है, अभी तो मतलब हर चीज़ का इतना कंपटीशन है। अगर मार्केट में टिकना है तो टाइम पे सारा प्रोडक्ट बनाओ, बेचो, ठीक है, जो भी हो, प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो, जो भी हो। तो फिर क्या होता है, अगर एक से 2 3 4 आदमी हो जाते हैं तो उसमें बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है, सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाता है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। अगर हम लोग अच्छे तरह से मैनेज करना चाहते हैं तो आराम से हम लोग 2 3 आदमी मिलके कर सकते हैं। एक आदमी के लिए जो बर्डन हो जाएगा, अगर 3 4 जन मिलके वो काम करे तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, बहुत अच्छे तरह से होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसे हम लोग प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये जब नीड आया तभी पार्टनरशिप का बात सोचा गया है कि बिजनेस अकेले अकेले ना करके हम लोग कुछ लोग मिलके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मोर देन 1 पर्सन मिलके बिजनेस करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हम लोग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन और पार्टनरशिप पढ़ेंगे। नॉर्मली अगर अकाउंट के बेसिस पे देखोगे तो तुम लोग को पार्टनरशिप में मेनली पढ़ना पड़ता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ठीक है। अब ये सब क्या है हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। अब पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप बेसिकली है रिलेशन, ठीक है। अगर रिलेशन नहीं होगा तो पार्टनरशिप कैसे होगा, तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स है, ठीक है। जो पर्सन से रिलेशन होने से नहीं होगा, बिजनेस में जो भी कंडीशन होगा वो सबको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली क्या एग्री करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो बिजनेस वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है वो किस तरह से शेयर करना है, उसमें अगर पहले हम लोग एग्री हो जाते हैं तो हम लोग पार्टनरशिप कर पाएंगे। सबसे पहले इसी पे एग्री होना पड़ता है कि क्योंकि सबको ऐसे लगेगा हम इतना काम करेंगे तो मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा, कोई बोलेगा हम इतना काम कर रहे हैं तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो मेनली पार्टनरशिप में क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग का देखना बहुत जरूरी है। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट में हम लोग एग्रीड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में पहले देखो डेफिनेशन के हिसाब से ये हम लोग को पढ़ना है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share द प्रॉफिट का ये साइन होता है पाई, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या है, देखो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप पहला बात है एक रिलेशन है। अगर रिलेशन नहीं होता है तो फिर तुम पार्टनरशिप कैरी ऑन नहीं कर सकते हो। तुम जिसके साथ बिजनेस करना चाहते हो उसके साथ तुम्हारा एक गुड रिलेशन होना चाहिए, तभी ना एक साथ काम कर सकते हो, नहीं तो कैसे करोगे, ठीक है। दोस्ती होना चाहिए, तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन होगा जो एग्रीड हो जाएंगे प्रॉफिट शेयर करने के मामले में, ठीक है। सबसे पहले यही मेन मुद्दा होता है प्रॉफिट, ठीक है, पैसा कितना मिलेगा। तो ऑफ ए बिजनेस कैरिड, ठीक है, जो बिजनेस चल रहा है उस पर जो प्रॉफिट होगा उसमें इन लोगों का एग्रीड होना जरूरी है कि हाँ हम लोग इतना इतना प्रॉफिट लेंगे, जो भी डिमांड करेगा बाकी लोगों को भी उससे एग्री होना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ए और बी अगर दो पार्टनर है तो ये लोग जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है इसमें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, अगर ए बोल रहा है मुझे 30% चाहिए और बी बोल रहा है मुझे 70% चाहिए, तो ए को भी राजी होना पड़ेगा बी को 70% देने के लिए, बी को भी एग्री होना पड़ेगा ए को 30%। अगर इन लोग का कंसेंट है, ये लोग एग्री हो रहा है, ठीक है, तभी ये पार्टनरशिप होगा। ऐसे भी हो सकता है 50%, ठीक है, जो भी इन लोगों ने तय किया होगा इन लोगों को एग्री होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब ये क्या है, जो बिजनेस ये लोग कैरी करेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब देखो बिजनेस जो चल रहा है ये
ए बी दोनों मिलके भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए ही ज़्यादातर डिसीजन लेता है और लेकिन बी भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है। तो मतलब एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ए का डिसीजन ही बी का डिसीजन हो जाता है, ठीक है। ऐसे इन लोगों में मतलब इन लोगों में क्या बोले, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब ए बी दोनों ने ही बिजनेस कर रहा है, ठीक है, दोनों ही बिजनेस कर रहा है, दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ए का डिसीजन जो बी मान लेता है, ठीक है, या फिर बी का डिसीजन जो ए मान लेता है, तो इसे बोलते हैं एक्टिंग फॉर देम एंड एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम, ठीक है। बिजनेस कैरिड एनी ऑफ देम, कोई भी एक जन बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, और जो आगे बढ़ाने से जो एक्ट हो रहा है, जो काम हो रहा है, ठीक है, वो दोनों के लिए ही हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ए का डिसीजन बी मान रहा है, अगर गलत हो सही हो उसमें भागीदारी बी को भी लेना है, अगर इससे लॉस होता है तो बी को भी लॉस लेना पड़ेगा। अगर बी का डिसीजन ए मान रहा है, उसमें अच्छा हो बुरा हो दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, उसे शेयर करना पड़ेगा, तभी पार्टनरशिप होता है, ठीक है। पार्टनरशिप तभी होगा कि ऐसा नहीं है कि पार्टनर ने सही डिसीजन लिया तभी पार्टनरशिप है। पार्टनर गलत ले सही ले, उससे जो भी इफेक्ट आएगा वो दोनों को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, देखो फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के। फीचर्स ये है कि तो पहला फीचर देखो है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब हम समझा देते हैं, हम पॉइंट करके बोल दे रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। पार्टनरशिप कैसे हुआ, देखो किसी के दिमाग से आइडिया आया होगा, सपोज ए के दिमाग से आइडिया है कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए, लेकिन ए सोच रहा है मेरे से अकेले से तो नहीं होगा, बी मेरा अच्छा दोस्त है, उससे जाके ऑफर करते हैं कि भाई तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे तो हम लोग पार्टनर हो जाते हैं और पार्टनरशिप की तरह बिजनेस करेंगे। अगर बी इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट का मतलब ये होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर करना है, अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट में अगर कुछ लॉफुली कर देते हैं, लॉफुली मतलब देखो ये तो हम लोगों ने दोस्ती के खातिर ऐसे ही बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें कोई लीगल मैटर नहीं है। मान लो बी ने बोला कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, फिर जब ए बोलेगा चलो फिर करते हैं, तो उसका मन बदल गया, नहीं 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 मुझे ना नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा अगर बी बोल देता है तो इसमें ए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लॉफुली नहीं हुआ, उसने ऑफर किया था, एक्सेप्ट करे ना करे वो बी का मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम लोग कुछ लॉफुली कर देते हैं, ठीक है, इस एग्रीमेंट में अगर लीगल मैटर को हम लोग जोड़ पाते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे, इसे जब हम लोग लॉफुली से जोड़ देंगे तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एग्रीमेंट में अगर लॉफुली अगर हम लोग कुछ इसमें अगर लॉ इम्पोज कर सकते, ठीक है, इसमें अगर लॉ लगा सकते इस एग्रीमेंट में, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, वो एग्रीमेंट जब हम लोग लॉ लगा के इसे अगर रिटर्न कर देते, ठीक है, जैसे ये ए ने ऑफर जो किया था ये ओरली किया था, ठीक है, तो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑफर जो कर रहे हैं वो ओरली कर रहे हैं तो वो होता है एग्रीमेंट, ठीक है। अगर हम लोग इसमें लॉफुली कुछ इम्पोज करके उसे रिटर्न में कर देते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे डीड। मतलब सीधा बात है, ऑफर किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट में अगर लॉ हम लोग इम्पोज कर सकते हैं और ये पूरा चीज को अगर हम लोग रिटर्न कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डीड, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में डीड होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। हम लोग चाहे तो डीड कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम लोग सिर्फ ओरली बोल सकते हैं, मीन्स जस्ट एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि हम लोग को डीड क्रिएट करना ही है, ठीक है, हम लोग जस्ट एग्रीमेंट से भी काम चला सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हम बोल देते हैं सेक्शन 5 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, जो 1932 का एक्ट बना हुआ है, उसमें सेक्शन 5 में ऐसा लिखा हुआ है कि
एग्रीमेंट हो उतना ही काफी है, लेकिन रिटर्न होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, एग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस तो होना ही पड़ेगा। अगर तुम मुंह से बोलोगे नहीं तो दूसरे को पता कैसे चलेगा कि तुम उसे ऑफर करना चाहते हो तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो एग्रीमेंट हो गया, तुम ऑफर किया, एक्सेप्ट हो गया, तो एग्रीमेंट बन गया। लेकिन उसमें ना तो कुछ लॉफुली करना जरूरी है और ना ही तो उसे रिटर्न करना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 5। लेकिन अगर हम लोग इसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसे डीड बना लेते, डीड मीन्स एग्रीमेंट के साथ अगर लॉफुली इसमें कुछ इम्पोज करके इसे डीड बना लेते, मीन्स लॉफुली लिख के उसे रिटर्न, मतलब मैटर यही है कि जो भी तुम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे हो कि हाँ इतना प्रॉफिट ले लेंगे, उतना प्रॉफिट ले लेंगे, तुम इतना पैसा लगा देना, हम इतना काम कर लेंगे, तुम ये काम कर लो, ठीक है। ये जो हम लोग नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसी का एक पूरा रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिटर्न होगा उसी को बोला जाता है डीड, ठीक है। अब ये रिटर्न हो जाएगा तो ये लीगल हो जाएगा। रिटर्न मतलब प्रूफ। अब अगर डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, ए और बी के अंदर अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो ये लोग क्या कर सकता है, ये लोग कोर्ट में जाके उसे सुलझा सकता है, वो जो प्रॉब्लम हो रहा है इन लोग के अंदर। लेकिन सुलझाने के लिए अगर कोर्ट में जाके बोलेगा अरे मैंने तो ये बोला था तुम्हें, बी बोलेगा मैंने ये बोला था, ऐसा नहीं बोला था, तो जज तो पागल हो जाएगा। वो बोलेगा ऐसा हम कैसे मान ले, ये कौन बोला, वो कौन बोला, कुछ लिखा हुआ है तो दिखाओ, क्योंकि कोर्ट हमेशा सबूत मांगता है। तो अगर तुम्हें अपना मतलब फ्यूचर में ऐसे लगता है कि हाँ प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप में हमेशा डीड बनाना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन खुद के सेफ्टी के लिए अगर डीड बनाते हो तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, एक केस सू कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को भी किसी से प्रॉब्लम है तो वो प्रूव रहता है कि हाँ ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर हम लोग लिख लेते तो उसे हम लोग बोलते हैं डीड, ठीक है। ये था फर्स्ट फीचर कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्जिस्ट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट के साथ जब लॉ जुड़ जाता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब तुम बाउंड हो जाओगे कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मैंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस जगह मुझे जाके सपोज अगर हम कहीं पर किसी कंपनी के अंडर में पढ़ा रहे हैं और मेरे से उन लोगों ने एग्रीमेंट किया, पहले ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट किया, फिर वो लोग बोल रहे हैं अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आप 5 साल तक यहाँ पढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने वो लिखा हुआ है ना, तो वो हो गया लीगल। और वो लोगों ने लिख दिया कि अगर आप अपने बात से कुछ भी करते हैं तो आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये जो लॉफुली लिखा हुआ है, वही रिटन जो लिखा हुआ है जिसपे मुझे साइन करना है, तो वही बन जाता है डीड, ठीक है। तो इस केस में भी वैसे ही, बाकी डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर लोगों को लगता है नहीं हम लोग डीड बना के ही काम करेंगे, तो वो लोग चाहे तो डीड बना सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर क्या है, बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या है, देखो कि अब देखो नेक्स्ट जो है वो है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब ये है कि पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो फिर बिजनेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक एग्रीमेंट कर लिया और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो ये पार्टनरशिप नहीं है। मान लो ए बी दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, ऑफर किया, हाँ ये काम कर रहे हैं हम लोग, कुछ एक बिजनेस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या सपोज मान लो कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर बनाने का बिजनेस, ठीक है। इन लोगों ने ऐसे ही बोल लिया, ठीक है, वो बोला हाँ ठीक है हम करेंगे, इसने ऑफर कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर ये नहीं है, वो लोग अपने को पार्टनर नहीं बोल सकते। पार्टनरशिप अगर क्रिएट करना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ बिजनेस करना ही पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, और सारे सेक्शन कहाँ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है, ठीक है। तो बिजनेस तो कैरी ऑन करना ही पड़ेगा। अब बिजनेस का मतलब क्या है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 2 के हिसाब से बिजनेस का मतलब है हर तरह का ट्रेड, एवरी ट्रेड, ठीक है, हर तरह का ट्रेड है, या फिर ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन मतलब ये होता है,
प्रोफेशन मतलब मान लो जैसे टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है। अगर 4-5 डॉक्टर दोस्त है, ठीक है, उन लोगों मिलके एक हॉस्पिटल खोल लिए, पार्टनरशिप में इन लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं। या फिर टीचर में ऐसा हो सकता है, लॉयर्स में ऐसा हो सकता है, मान लो 4-5 लॉयर मिलके प्रैक्टिस करते हैं, उन लोग का अच्छा चल रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि इंडिविजुअल ना करके हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं, उसके थ्रू से करते हैं। तो इस तरह से कोई भी होता है। तो ये हो गया प्रोफेशन, ठीक है। बाकी कोई भी बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बिजनेस होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस कर लिए और पार्टनर बन गए। नहीं, पार्टनर अगर पार्टनरशिप में रहना है, सेक्शन 2 के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर अगर आना है तो फिर बिजनेस कैरी ऑन करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब देखते हैं इसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में बोला गया है सेक्शन 4 में, ठीक है। तो सेक्शन 4 में इसके बारे में देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में बोला गया है कि हर पर्सन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री होना पड़ेगा। जो हम स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे, जो स्टार्टिंग डेफिनेशन में ही बता के रखा है, ठीक है, कि प्रॉफिट जो होगा, जो भी होगा, ठीक है, वो सबको एग्री होना पड़ेगा कि हाँ जो भी हम लोगों ने सोचा है वो हम लोग एक दूसरे के साथ एग्री है, ठीक है। और एक क्या है कि सेक्शन 4 के हिसाब से कि शेयरिंग ऑफ लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। ऐसा कोई भी इंसिस्ट नहीं किया गया है, जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग पार्टनर हो तो प्रॉफिट तुम लोग का, तो लॉस थोड़ी ना किसी और को देने जाओगे, तो लॉस भी तो खुद ही को शेयर करना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन बात समझने का है कि अगर प्रॉफिट शेयर करेंगे तो लॉस भी शेयर करेंगे ना। अगर तुम अच्छा पढ़ते हो, अच्छा नाम कमाते हो, तो वो भी तुम्हारा। अगर तुम खराब करते हो तो वो भी तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा अच्छा चीज तुम्हारा है तो बुरा चीज भी तो तुम्हारा ही है, ठीक है। तो अगर किसी का लॉस हो जाता है तो वो भी शेयर करना पड़ेगा। बाकी इस एक्ट में उस लॉस को शेयर किस तरह से करना है इसके बारे में कुछ अलग से नहीं बताया, लेकिन बात वही है कि प्रॉफिट जिस तरह से शेयर करेंगे नॉर्मली, लॉस को भी उसी तरह से ही शेयर करना चाहिए। और अगर कोई पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग पार्टनर बोल भी नहीं सकते, ठीक है। पार्टनर है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा ही। और नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। अब ये क्या है, देखो, ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन का जो सेकेंड पॉइंट है वो वाला था, जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो जैसे मान लो ए ने डिसीजन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए का इंडिविजुअल डिसीजन है, उसमें बी खुद ब खुद इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। मतलब किसी एक का काम, लेकिन सिर्फ उसका काम नहीं है, उस बाकी लोगों का भी काम के साथ वो जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी लोग चाहे या ना चाहे, जैसे मान लो अगर तुम कुछ भी खराब काम करते हो तो उसमें तुम्हारे मम्मी पापा का नाम आ जाएगा, अगर तुम अच्छा काम करते हो तो उसमें भी तुम्हारे मम्मी पापा का नाम आ जाएगा। तो फैमिली भी क्या है, फैमिली भी तो पार्टनरशिप की तरह ही है ना, तो एक दूसरे के साथ कंसेंट करके ही तो चलते हैं। तो वैसे ही हो गया कि म्यूचुअल एजेंसी मतलब यही होता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी डिसीजन अगर ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी सब भी उस डिसीजन के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज होता है म्यूचुअल एजेंसी। और नंबर ऑफ पार्टनर जो है, नंबर ऑफ पार्टनर का एक यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, यहीं पर बोल देते हैं मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम तो 2 होना ही चाहिए, 2 के बिना हम लोग पार्टनर कैसे बनेंगे। एक मतलब तो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, और मैक्सिमम वो है 50, ठीक है। ये तुम लोग को याद रखना है। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, 50। और मिनिमम तो 2 होना ही चाहिए, 2 जन के बिना तो पार्टनरशिप होगा नहीं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा डीड में क्या क्या क्लॉज होता है वो पढ़ लेते हैं। अभी मैंने बताया डीड क्या होता है। डीड ये होता है, एक हम लोग ओरल एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक हम लोग रिटन एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट रिटन हो तो वही बन जाता है डीड, ठीक है।
तो जैसे ही वो रिटर्न होता है उसमें खुद ब खुद लॉ लागू हो जाता है, ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम लोग डीड बना के रखते हैं। डीड में क्या क्या होना चाहिए ये तुम लोग को थोड़ा पता होना चाहिए। नेम ऑफ पार्टनर, ठीक है, कौन कौन बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कौन कौन पार्टनर है उन लोगों का नाम होना चाहिए। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कौन से डेट से हम लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है अगर हम लोग मान लो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं तो फिर उसमें ड्यूरेशन भी होना चाहिए, तो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, अगर एप्लीकेबल होता है तो। कमेंसमेंट मतलब जिस दिन से हम लोग बिजनेस करना स्टार्ट करें। और मेन जो है, अब देखो पार्टनर चुन लिया हम लोगों ने, बिजनेस का डेट चुन लिया, कितने दिन करना है वो चुन लिया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, ठीक है, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल दे रहा है बिजनेस में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट लिमिट ऑफ ड्रॉइंग एंड अमाउंट एंड टाइम लिख देते हैं। मतलब पार्टनर अगर अपने बिजनेस से चाहे, जैसे मान लो अगर सोल प्रोप्राइटर है कोई, वो बिजनेस कर रहा है तो फिर उसे पैसा चाहिए होता है तो कहाँ से निकालता है, खुद के बिजनेस से निकालता है। वैसे ही अगर हम लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अगर हम लोग को पैसा चाहिए तो हम लोग भी अपने बिजनेस से ही पैसा निकालेंगे। तो उसका एक लिमिट अगर कोई हम लोग रखना चाहे तो वो रख सकते हैं कि हर पार्टनर मतलब मैक्सिमम 1 लाख ही निकाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से जैसे ATM वगैरह में लिमिट होता है, वैसे चाहे तो हम लोग अपने बिजनेस में भी लिमिट इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम भी कि अगर इतना पैसा लेता है तो इतने दिन के अंदर हम लोग को उसे रिटर्न करना है बिजनेस के अंदर। इससे क्या होता है, एक क्या बोले, मतलब इससे ऐसा नहीं होता है कि कोई कितना मर्जी पैसा निकाल ही रहा है वो वापस नहीं रख रहा है, इससे इम्बैलेंस हो जाता है कैपिटल जो है। इससे कैपिटल में एक बैलेंस रहता है, बिजनेस में एक बैलेंस रहता है, एक मैनेज रहता है, ठीक है। तो ये मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग जो ड्राइंग्स का अमाउंट है उसका एक टाइम और अमाउंट उसे लिमिट कर ले। अनलिमिटेड तो कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं ऑन कैपिटल एंड लोन एंड ड्राइंग। अब ये बता रहे, देखो क्या होता है अगर हम लोग कैपिटल डाल रहे हैं तो जैसे देखो हम लोग ये एक लॉ मतलब इम्पोज कर रहे हैं कि ना इतने से ज़्यादा हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। सपोज 20,000 पर मंथ अगर कोई ड्रॉ कर रहा है तो 20,000 से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकता, या फिर वो जब भी मंथली ड्रॉ करेगा तो मान लो 20 दिन के अंदर उसे वापस करना है। वैसे ही अगर हम लोग पैसा ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग चाहे तो खुद के ऊपर क्या लगा सकते हैं, इंटरेस्ट। उसका हम लोगों ने एक डीड में लिख लिया कि जैसे ही हम लोग कोई कितना भी पैसा ड्रॉ करे उसे 10% इंटरेस्ट के साथ वो वापस करना पड़ेगा बिजनेस में। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पैसा जो भी जितना लगा रहा है बिजनेस में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कैपिटल 1 लाख लगाया है तो 5% के हिसाब से उसे 5% पर एनम के हिसाब से 5,000 करके इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है, ठीक है, कैपिटल के अलावा अगर अलग से कोई लोन दे रहा है पार्टनर तो उसे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं डीड में, मतलब ये सब लिखना ही चाहिए, लिख सकते हैं नहीं, डीड इसीलिए बनता है मेन यही चीज लिखने के लिए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कि हम लोग को किस तरह से प्रॉफिट शेयर करना है, इक्वली करना है, 1/3 करना है, किस तरह से करना है उसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। और सैलरी अलाउड टू एनी पार्टनर, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई पार्टनर बोल रहा है हम पार्टनरशिप के इसमें तो काम करेंगे लेकिन अगर हम लोग को कोई अकाउंटेंट रखने का जरूरत हो, हम लोग अकाउंटेंट नहीं रखेंगे, हम ही काम कर देंगे। सपोज ABC 3 पार्टनर है, ये लोग पार्टनरशिप में इक्वली काम कर रहा है लेकिन इन लोग को एक अकाउंटेंट का जरूरत है, तो C बोल रहा है कि अकाउंटेंट वाला काम हम ही कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करो हम लोग अकाउंटेंट को जो सैलरी देने वाले थे वो सैलरी तुम लोग मुझे दे दो। अगर ऐसा हम लोग कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं सैलरी अलाउड टू एनी पार्टनर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, एनी वेरिएशन इन म्यूचुअल राइट
एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, स्टार्टिंग से सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और था, अगर बाद में ऐसा लगता है कि इससे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा नहीं हो रहा है, ये दूसरा कुछ काम अच्छा कर सकता है, या फिर ऐसे अगर इन लोगों में पार्टनर लोगों में लगता है कि हम लोग का जो भी ड्यूटीज है वो हम लोग इंटरचेंज करना चाहते हैं या फिर उसमें वेरिएशन लाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी लिख सकता है, ताकि बाद में किसी को किसी भी चीज से रेस्ट्रिक्शन ना हो कि ना ऐसा नहीं कर सकते। अगर लिखा हुआ होगा तो सबको मानना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड। ठीक है, ये जब गुडविल पढ़ेंगे तो हम समझा देंगे। अगर बिजनेस में गुडविल जनरेट हुआ है तो उसे कौन से मेथड से वैल्यू करना है, इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। कोई बोलेगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, कोई बोलेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। ये सारे मेथड्स के नाम है, ये कैसे होगा वो हम बताएंगे। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि कौन से मेथड से हम लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन करना है, और कौन कौन से केस में गुडविल वैल्यू होगा वो भी हम बताएंगे जब हम लोग गुडविल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जस्ट मैंने बताया, तुम लोग इसको ध्यान में रखो, ये डिस्कस होगा नेक्स्ट चैप्टर ही है इसके ऊपर। ठीक है, और प्रोसीड्यूर ऑफ रिटायरमेंट, प्रोसीड्यूर ऑफ रिटायरमेंट एंड पेमेंट ऑफ ड्यूज। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, कोई अगर काम नहीं करना चाहता है तो उसे रिटायरमेंट मिलना चाहिए। अब किस तरह से रिटायरमेंट होगा, ठीक है, दैट इज प्रोसीड्यूर। ओके, मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर जो है वो एक लिख सकते हैं हम लोग कि रिटायरमेंट किस तरह से प्रोसीड्यूर होगा और उसे क्या क्या मिलना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा वगैरह मिलता है, तो वो क्या क्या उसे मिलेगा वो भी हम लोग लिख सकते हैं डीड में, कि इतना इस तरह से हम लोग रिटायरमेंट का प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा हो सकता है बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर्स ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट। अब देखो, रिटायरमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी का डेथ हो गया। अगर डेथ हो जाता है तो जो जिसका डेथ हो गया वो तो अपना पेमेंट लेने नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑन दैट मोमेंट एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है, जो एक लॉयर भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज मतलब जिसका डेथ हो गया, उसके एग्जीक्यूटर को हम लोग किस तरह से पेमेंट करेंगे उसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ लॉस arising out of the insolvency of a partner। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को जो लॉस होगा उसे हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे उसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट जो है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट किस तरह से करना है, इस मतलब इन लोग ये सब के अलावा अगर कुछ और डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को किस तरह से सेटल करना है, उसका प्रोसीड्यूर। ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीड्यूर। और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। ठीक है, अगर अकाउंट प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है और उसे किस तरह से ऑडिट करवाना है। ऑडिट मतलब होता है अपने अकाउंट को चेक करवाना। ठीक है, और ऑडिट कर सकता है क्वालिफाइड सीए। तो जो क्वालिफाइड सीए ऑडिट करते हैं उन लोगों को ऑडिटर बोला जाता है। तो किस तरह से हम लोग का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है और ऑडिट को उसका ऑडिट करवाना है, उसके बारे में भी हम लोग चाहे तो लिखवा सकते हैं डीड में। तो लगभग यही फीचर्स होते हैं।
इसके अलावा और एक चीज भी बता देते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ऑप्शनल है। हम लोग चाहे तो रजिस्ट्रेशन ये लिख देते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है ये फीचर्स पे नहीं आता, फीचर्स खत्म हो गया। एक बात ये हम बोलना भूल गए, इसीलिए हम बोल देते हैं रजिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी स्कूल कॉलेज ये सब जगह में जाते हैं तो उसका तो एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, कि हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग इस इंस्टीट्यूट के अंडर में है, तो हर एक चीज़ का एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन नॉन रजिस्ट्रेशन से फिर एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म अगर चाहे तो कोई भी लीगल एक्शन इजीली नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा, सारा चीज़ रिटर्न होगा तभी प्रूव होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी लीगल एक्शन हम लोग नहीं ले सकते। और डीड भी करवाना इसीलिए ही जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में कोई भी तरह का डिस्प्यूट हो, उसके अगेंस्ट में अगर किसी को भी लीगल एक्शन लेना है तो डीड करवाना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ एग्रीमेंट यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऐसे ही मुंह के बाद से अगर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाएगा कि किस तरह से वो सॉल्व होगा, क्योंकि कोई झूठ भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डीड बनना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर डीड नहीं होता है, अगर किसी ने डीड नहीं बनवाया है कोई पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या क्या पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर डीड नहीं करवाया गया है तो क्या क्या होता है देखो, तो नो राइट टू सैलरी हो जाता है, ठीक है। अगर तुम एक्स्ट्रा काम कर दिए हो, ठीक है, और तुम सैलरी डिमांड कर रहे हो और बाकी पार्टनर लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग सैलरी तुम्हें नहीं देंगे, तुम क्यों किए इतना काम, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो ये चाहे तो वो लोग बोल सकता है। अगर डीड नहीं है तो नो राइट टू सैलरी, ठीक है। और अगर पार्टनर लोग खुद मान जाता है नहीं भाई वो काम किया देना चाहिए, वो तो अलग बात है, वो तो एथिक्स है, ठीक है, वो अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम ही खत्म। तो और ऐसे तो हम लोग इंसान इतने भले हैं नहीं, अगर होते तो इतना लॉ लीगल चीज ये सब का तो जरूरत होता ही नहीं, अगर हम लोग ऑनेस्टली इतना कुछ कर सकते थे। तो इसीलिए नो राइट टू सैलरी अगर लिखा हुआ नहीं है तो कोई भी पार्टनर सैलरी क्लेम नहीं कर सकता, चाहे वो जितना भी एक्स्ट्रा मेहनत कर ले, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम ज्यादा कैपिटल दे दियो, मान लो ए बी सी में ए ने दिया 50,000, बी ने 50,000, सी ने दे दिया 2 लाख, अब सी बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, नहीं मांग सकता है। अगर डीड में लिखा हुआ है तो सबको मिलेगा, ठीक है, या फिर अगर लिखा हुआ है सिर्फ सी को मिलेगा तो सिर्फ सी को देना पड़ेगा, ए और बी को, जैसा वो लोग एग्रीमेंट बनाएगा उस हिसाब से। लेकिन विदाउट डीड नो राइट टू सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग में कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, मान लो ए रोज ड्राइंग कर ही रहा है, कभी मतलब 1,000 रुपया, कभी 2,000 रुपया मंथली ड्राइंग किए जा रहा है, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट के बारे में क्योंकि डीड में लिखा हुआ नहीं है तो बाकी पार्टनर लोग उसे इंसिस्ट नहीं कर सकता है इंटरेस्ट देने के लिए, अगर डीड नहीं बना हुआ है तो। लेकिन एक ही चीज है जो डीड रहे या ना रहे फर्म को मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम बेसिस पे, ठीक है। अगर कोई भी स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है तो, लेकिन अगर स्पेसिफिक परसेंटेज है तो उस परसेंटेज पे, अदरवाइज एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लोन गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म, तो इंटरेस्ट 6% पर एनम बेसिस पे होगा, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड 6% पर एनम एंड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर। और अगर पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें डीड नहीं बना हुआ है तो प्रॉफिट सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, ना तो सैलरी मिलेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी पढ़ा है पार्टनरशिप, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे एलएलपी। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये कंसेप्ट क्यों आया, पहले ये सोच लेते हैं। ये कंसेप्ट ये आया
देखो नाम क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का लाइबिलिटी क्या करना है, लिमिट करना है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का लाइबिलिटी अनलिमिटेड था, इसका मतलब ये था अनलिमिटेड, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व का मतलब होता है बंद हो जाता है, कोई भी रीजन हो, चाहे वो लॉस मेकिंग हो गया है या फिर पार्टनर लोगों को आगे नहीं कंटिन्यू करना है, अगर डिसॉल्व होता है और इन लोगों का लाइबिलिटी मार्केट में है, ठीक है, क्रेडिटर है, लोन है, ये सब अगर है, तो क्या करना है, पहले पार्टनरशिप फर्म में जो भी मतलब एसेट है वो बेच के लाइबिलिटी हम लोग को पे करना है। लेकिन अगर फर्म का जो एसेट है वो लाइबिलिटी पे करने के लिए एनफ नहीं है, मतलब उतना नहीं है जितना इन लोग का लाइबिलिटी है, उससे एसेट का वैल्यू बहुत कम है, तो फिर ऐसा होता था कि पार्टनर लोगों को खुद का पर्सनल एसेट बेच के भी वो पैसा देना पड़ता था, ठीक है। या फिर मान लो क्योंकि पार्टनरशिप जो था वो एक्टिंग फॉर ऑल है, मतलब ए ने जो काम किया उसका इफेक्ट बी सी डी, ए ने ऐसा एक डिसीजन ले लिया, ये लॉस मेकिंग हो गया, ए के गलती का जो सजा है वो बाकी लोगों को मिलने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि तुम अपने बिजनेस का चीज बेच दो, बिजनेस बंद कर दो, हो गया। अगर पैसा देने के बाद वो मतलब लाइबिलिटी खत्म हो जाता है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लाइबिलिटी खत्म नहीं हो रहा है, बिजनेस का सारा चीज बेचने के बाद भी पैसा मार्केट में बाकी है, ड्यू है, तो फिर पर्सनल एसेट बेच के पैसा देना पड़ता था। मतलब ये माना जाता था कि पार्टनरशिप और पार्टनर ये दोनों सेम है, ठीक है। तुम लोग सोचोगे ये कैसा बात है, पार्टनरशिप पार्टनर तो सेम ही है, क्योंकि पार्टनर लोग ही तो पार्टनरशिप बना रहा है। हाँ, पार्टनर लोग ही तो पार्टनरशिप बना रहा है, इसीलिए तो पार्टनरशिप और पार्टनर लोग सेम है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे ये कैसे नहीं होगा, देखो इसका एक इजी एग्जांपल ये है, जब तुम लोग किसी भी स्कूल कॉलेज या फिर कहीं पर भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करते हो, एडमिशन लेते हो, तो तुम लोग का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है या फिर जो एग्रीमेंट बनता है, वहाँ पर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि जो भी पेपर वगैरह होते हैं ना, वो स्कूल के प्रिंसिपल या फिर जो इंस्टीट्यूट के हेड है उनके नाम पे नहीं बनता है, वो इंस्टीट्यूट के नाम पे बनता है। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट तो खुद कोई इंसान है नहीं, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। लेकिन जो एग्रीमेंट है वो बनेगा, या फिर घर पे मान लो कोई भी प्रोडक्ट लाते हो तो किसी भी कंपनी का लाते हो, उस कंपनी के साथ तुम्हारा एग्रीमेंट होता है। मान लो तुमने रिलायंस का एसी खरीद लिया, या फिर मान लो तुम लोगों ने कोई भी कंपनी का एक्वागार्ड खरीद लिया, लिव प्योर का एक्वागार्ड खरीद लिया, तो फिर इससे कंपनी के साथ तुम्हारा ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन उस कंपनी तो खुद चल के नहीं आ सकता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन जो कंपनी का ओनर है उसके साथ हमारा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है वो कंपनी के साथ होता है, ठीक है। इसमें माना जाता है कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, मतलब कंपनी को एक अलग ही एंटिटी माना जाता है उसके मतलब ओनर से हटा के, ठीक है। ओनर अलग हो गए, कंपनी अलग हो गए, जो कि पार्टनरशिप में नहीं होता था कि पार्टनर अलग, पार्टनरशिप फर्म अलग। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही है, इसीलिए अगर पार्टनरशिप फर्म में पैसा देने लायक है नहीं, खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, क्योंकि फर्म का हम लोगों ने तो सारा चीज बेच दिया और पैसा नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते थे। ऐसा इसमें क्या होगा, पार्टनर लोगों को खुद का पर्सनल एसेट बेचना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम हो रहा था पार्टनरशिप में, ये एक लिमिटेशन आ गया था, इसको ओवरकम करने के लिए एलएलपी लाया गया, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो देखो इसमें हम लोगों को क्या क्या समझना है, क्यों एलएलपी आया वो समझ में आया। एलएलपी में क्या हो गया, पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो गया, यहाँ पर पार्टनर और पार्टनरशिप को अलग माना गया, ठीक है। हम लोग उतना ही लायबिलिटी पे करेंगे जितना हम लोग के पास फर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो एक मिनट इसे समझ लेते हैं, ये क्या है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट IPA लिख दिया मैंने। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अभी तुम लोगों ने देखा 1932 के हिसाब से, और LLP जो है ये है LLP एक्ट 2008, ये 2008 में आया था, ठीक है। और इसमें जो है पार्टनरशिप में अभी मैंने बताया रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन इसमें अभी मैंने बताया ऑप्शनल, लेकिन इसमें कंपलसरी है, कंपलसरी विथ ROC मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी, जहां पर कंपनी रजिस्टर होते हैं वहीं पर जाके तुम्हें तुम्हारा LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्रिएशन जो है ये होता है एग्रीमेंट, ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस, लेकिन ये है क्रिएटेड बाय लॉ।
अब क्रिएटेड बाय लॉ मतलब एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए तो वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने जो समझाया, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंपनी का एक मतलब कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही है कि कंपनी और कंपनी के ओनर्स, प्रोमोटर्स जो भी है, शेयर होल्डर्स, वो अलग है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन एलएलपी में ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल सक्सेशन इसमें नहीं है, इसमें है। अब इसका मतलब समझो, परपिचुअल सक्सेशन मतलब, परपिचुअल मतलब जो चलता रहता है, जो खत्म नहीं होता है। परपिचुअल सक्सेशन मतलब यहाँ पर मान लो एबीसी 3 पार्टनर थे, ठीक है, तीनों का डेथ हो गया, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी में पार्टनर आता रहेगा, पार्टनर जाता रहेगा, ठीक है। इससे ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टनर मर गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। पार्टनर आए मतलब पार्टनर में कम एंड गो, ठीक है, बिजनेस चलता जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं परपिचुअल, मतलब जो चलते ही रहता है, कौन आया कौन गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाकी जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोग अगर पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दे कैन, पार्टनरशिप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, अभी सीखा था हम लोगों ने। इसमें भी मिनिमम 2 है तो पार्टनरशिप ही ना, और मैक्सिमम है अनलिमिट, ठीक है, अनलिमिटेड। तभी तो वो होगा ना, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिमिटेड, जैसे यहाँ 50 के 50 मेंबर मर गए तो पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड में क्या होगा, मरे या फिर कोई छोड़े क्या फर्क पड़ता है, अगर बाकी लोग आते रह रहे तो अनलिमिटेड है ना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, परपिचुअल सक्सेशन होगा। ओनरशिप ऑफ एसेट, इसका क्या होगा देखो, इसमें क्या होता है, बिजनेस का जो भी एसेट है ये फर्म का नहीं है, ठीक है। फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, फर्म कांट ओन एनी एसेट, मतलब एसेट का ओनर फर्म नहीं है। कौन है जो एसेट का ओनर है, पार्टनर, ठीक है। पार्टनर्स ओन द एसेट ऑफ द फर्म, इसका मतलब यही है। देखो ये हम समझा देते, इसका मतलब ये है कि बिजनेस पे जितना भी एसेट है वो बिजनेस का नहीं है, वो पार्टनर लोगों का है। तभी तो पार्टनर लोगों को पूरा एसेट क्या करना पड़ेगा, बेच के, अगर नहीं होता है, कम हो जाता है, तो फिर अपना पर्सनल एसेट बेच के उन लोगों को मतलब लायबिलिटी जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी वाज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन एसेट, मतलब यहाँ पर एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है, उस तरह से अगर किसी ने खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है तो बिजनेस का जितना भी एसेट है वो उस पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है, वो उस पार्टनरशिप फर्म का है। और लायबिलिटी जो मैंने समझाया, पार्टनर लोगों का लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड, ठीक है, क्योंकि पार्टनर लोगों को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर लोगों को अगर जरूरत होता है लायबिलिटी पे करने के लिए पर्सनल एसेट भी बेचना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी इसीलिए आया गया था पार्टनर लोगों के लायबिलिटी को क्या करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए, ठीक है। और लेकिन इसका देखो, इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं लायबिलिटी ये अनलिमिटेड है। अब किस तरह से अनलिमिटेड है वो मैंने बता दिया, अनलिमिटेड है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें। ऐसा नहीं कि लिमिटेड है लायबिलिटी, ठीक है, मेरा जितना फर्म में एसेट है सिर्फ मुझे उतना ही पे करना है, बाकी नहीं पे करना है। इसके वजह से अगर कोई फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है कि मेरे ऊपर तो लायबिलिटीज आएंगे नहीं, तो ये गलत है। जब कोई फ्रॉड एक्टिविटी करेगा तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर पार्टनर और एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को और पार्टनर लोगों को हम लोग एक ही मानेंगे, ठीक है। लॉ तब ये नहीं बोलेगा कि ये
LLP जो भी नाम पे होगा वो कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो खुद चल फिर सकता नहीं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसे चला कौन रहा है, उसे जो लोग चला रहा है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर हो रहा है तो वही लोग उसमें प्रेजेंट है। तो फिर अगर कोई भी लॉफुल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रहा है, रॉन्गफुल एक्टिविटी हो रहा है, तो फिर हम लोग यही मानेगा, कोर्ट यही मानेगा कि जो पार्टनर है, मतलब अगर जो LLP जो है पार्टनरशिप भी वही है, ठीक है, तो LLP पार्टनरशिप की तरह काम करेगा ऑन दैट केस। और प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशनशिप है पार्टनरशिप में क्या होता है, हर कोई हर किसी का प्रिंसिपल है, हर कोई हर किसी का एजेंट है, मतलब A को B का बात सुनना पड़ेगा तो A हो जाएगा प्रिंसिपल, B एजेंट, और B को C का बात सुनना पड़ेगा तो B हो जाएगा एजेंट और C हो जाएगा प्रिंसिपल, फिर C को A का बात सुनना पड़ेगा, मतलब हर कोई हर किसी का बात सुनेगा। जो जब कोई बात बोल रहा है तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा, जो लोग सुनेंगे वो लोग एजेंट हो जाएंगे, इसी तरह से। लेकिन और LLP जो है उसमें क्या होगा, उसमें पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। उसमें क्या होता है, पार्टनर जो है वो एजेंट की तरह काम करेगा, लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए, एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूसरे के बात सुनने के लिए वो लोग लायबल नहीं होंगे। तो यही था LLP और पार्टनरशिप के अंदर फर्क, ठीक है। अब इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो ये हम लोग करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन एक काम करेंगे हम लोग, ये जो भी पढ़ा है हम लोगों ने, ये अगर तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए हो, इसको अच्छी तरह से एक बार रीड कर लोगे, पढ़ लोगे, तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो हम इसके बेसिस पे कुछ होमवर्क देंगे जो तुम लोग को मुझे सॉल्व करके दिखाना है। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।